नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद को समझते हैं। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों की। ये वो नियम हैं जो सच पूछिए तो एक राष्ट्र की आत्मा को तय करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कोई भी देश बनाने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? नहीं, ये विचारों, सिद्धांतों और कुछ वादों का एक पूरा ढांचा होता है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया। तो देखिए, हमारा ये सफर एक तरह से एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे सबसे पहले जमीन तय की गई, फिर ये तय हुआ कि उसके नागरिक कौन होंगे, फिर उन नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे और आखिर में देश के लिए भविष्य के लक्ष्य क्या होंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी स्तंभों को समझते हैं। तो राष्ट्र बनाने का जो पहला स्तंभ है वो है जमीन। सबसे पहले तो यही तय करना होगा ना कि देश क्या है, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। अनुच्छेद 1 से 4 ठीक यही काम करते हैं। ये बताते हैं कि भारत क्या है और हाँ, इसे कैसे बदला भी जा सकता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ जो शब्द है संघ, ये बहुत सोच समझ कर चुना गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट या समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश एक है, अविनाशी है। हाँ, राज्यों की सीमाएं जरूर बदली जा सकती हैं, पर देश एक ही रहेगा। और राज्यों को बदलने की ये ताकत, ये शक्ति दी गई है संसद को अनुच्छेद 2 और 3 के तहत। मतलब संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है, जैसे 1975 में सिक्किम को शामिल किया गया था, या फिर किसी भी राज्य की सीमाओं या उसके नाम तक को बदल सकती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसके लिए उस राज्य की सहमति की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जमीन तो तय हो गई। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है ये तय करना कि इस जमीन पर रहेगा कौन होगा इसका नागरिक। और यही है हमारे राष्ट्र निर्माण का दूसरा स्तंभ। देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक उस समय की जो मुश्किल स्थिति थी उससे निपटते हैं। सोचिए, देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय ये नियम बनाए गए कि भाई जो भारत में रह रहे थे उनका क्या होगा, जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनका क्या, और जो भारतीय मूल के लोग विदेश में थे उनका क्या। तो ये उस समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। लेकिन हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि भविष्य में नागरिकता के नियम बदल भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 11 के जरिए ये सारी की सारी शक्ति संसद को दे दी। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था, जो आज भी हमारे देश में लागू है। तो जमीन तय हो गई, नागरिक भी तय हो गए। अब हम आ रहे हैं राष्ट्र की आत्मा पर। सबसे जरूरी तीसरा स्तंभ। जब एक देश बन जाता है तो वो अपने नागरिकों से कुछ बुनियादी वादे करता है, और यही वादे हैं हमारे मौलिक अधिकार। एक बात समझनी होगी, ये अधिकार सिर्फ कानून नहीं है, ये एक सम्मानजनक और न्याय से भरे जीवन की गारंटी है। समानता से लेकर आजादी तक, शोषण के खिलाफ सुरक्षा से लेकर अपनी संस्कृति को बचाए रखने तक, यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। कुछ अनुच्छेद तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो पूरे समाज को बदल देते हैं। अनुच्छेद 17 एक ऐसा ही आर्टिकल है। ये सिर्फ छुआछूत या अस्पृश्यता पर रोक नहीं लगाता, बल्कि इसे एक सजा दिए जाने वाला अपराध घोषित करके जड़ से खत्म कर देता है। ये एक कानून नहीं, एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। और फिर आता है अनुच्छेद 21। इसे अक्सर हमारे संविधान का सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ अनुच्छेद कहा जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या को इतना बढ़ाया है कि आज इसमें निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, हमारा संविधान यहाँ एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाता है। अनुच्छेद 15 और 16 को देखिए। एक तरफ तो ये धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाते हैं, लेकिन साथ ही ये सरकार को ये शक्ति भी देते हैं कि वो उन समूहों के लिए जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मौके नहीं मिले, जैसे महिलाएं और पिछड़े वर्ग, उनके लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकें। अच्छा, एक सवाल है, इन सभी अधिकारों का क्या फायदा अगर उन्हें लागू ही न करवाया जा सके? यहीं पर आता है अनुच्छेद 32, और इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि ये हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही वो सुरक्षा कवच है जो बाकी सभी अधिकारों को असल ताकत देता है। चलिए अब अपने आखिरी स्तंभ पर आते हैं। राष्ट्र बन गया, नागरिक कौन है ये भी तय हो गया,
और उन्हें क्या वादे किए गए ये भी साफ है। लेकिन अब सवाल ये है कि देश को भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसी के लिए संविधान बनाने वालों ने हमें दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक गाइडबुक की तरह है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मौलिक अधिकारों को तो हम अदालत में जाकर लागू करवा सकते हैं, लेकिन इन निर्देशक तत्वों को नहीं। अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये शासन के लिए मौलिक हैं, पर इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई कानून बनाए तो इन लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखे। और इन लक्ष्यों का दायरा देखिए कितना बड़ा है। सामाजिक लक्ष्यों में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक की बात है। आर्थिक लक्ष्यों में सबके लिए समान काम, समान वेतन और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की बात है। और तो और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की भी बात कही गई है। ये एक आदर्श न्यायपूर्ण समाज का पूरा विजन है। तो इस तरह हमने एक राष्ट्र के निर्माण के सफर को पूरा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। एक ऐसा ढांचा जो इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। तो सार यही है, पहले क्षेत्र यानी टेरिटरी को तय करना, फिर नागरिक यानी सिटीजन्स को पहचानना, फिर उन्हें अधिकार यानी राइट्स देना, और आखिर में भविष्य के लिए लक्ष्य यानी गोल्स तय करना। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि भारत क्या है और क्या बनना चाहता है। और जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बिल्कुल सही कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी के साथ सांस लेता है, बदलता है और हमें आगे का रास्ता दिखाता रहता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर सोचिएगा जरूर। ये जो बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें 70 साल से भी पहले लिखा गया था, ये आज के भारत को कैसे बना रहे हैं, कैसे आकार दे रहे हैं? हमारी राजनीति में, हमारे समाज में और हमारी अपनी जिंदगी में इनकी क्या जगह है?